नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हम है ना ऑलवेज विथ यू में। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गुप्त साम्राज्य, उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका शासनकाल है 275 ईस्वी से लेकर 570 ईस्वी तक का। इसे क्लासिकल युग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें साहित्य और कला की उन्नति हुई और इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग। देखिए, इसमें कला साहित्य, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक उन्नति हो, चाहे धार्मिक उन्नति हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में इसमें उन्नति देखने को मिली। इसीलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया। देखिए, हमने कुषाण वंश पढ़ा था मौर्योत्तर भारत में। कुषाण वंश के बाद में हमने सातवाहन वंश पढ़ा था। देखिए, सातवाहन वंश दक्षिण के जो राजवंश है उनमें आते हैं। ठीक है, जो कुषाण वंश है उसके बाद गुप्त साम्राज्य आएगा और ये गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, फिर नगरों का क्रमिक पतन होना शुरू हो गया था। फिर देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य के शासक क्रम। देखिए, श्रीगुप्त जो कि आदि पुरुष कहलाते हैं गुप्त साम्राज्य के। फिर उनके बाद घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त, फिर पुरुगुप्त, फिर कुमारगुप्त सेकंड, फिर बुद्धगुप्त, फिर नरसिंहगुप्त, फिर भानुगुप्त, बलादित्य, फिर विष्णुगुप्त जो कि अंतिम शासक है। ठीक है, फिर देख लीजिए जो श्रीगुप्त है। देखिए, उपाधियाँ, अन्य नाम इनके पास थे सभी शासकों के पास। तो वो अन्य नाम किस प्रकार से होंगे? श्रीगुप्त के पास दो उपाधियाँ थी, आदिराज और महाराज की। फिर घटोत्कच के पास महाराज की उपाधि थी। चंद्रगुप्त प्रथम के पास महाराजाधिराज। देखिए, प्रथम बार महाराजाधिराज उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। शासनकाल ये है इसका। समुद्रगुप्त, इसके पास चार उपाधियाँ थी, कविराज उपाधि, पराक्रम, अप्रतिरथ और अश्वमेधकर्ता। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के पास विक्रमादित्य, विक्रमांक, अप्रतिरथ, परम भागवत, देवगुप्त, देवश्री, देवराज, परम भट्टारक और शाकाहारी, शकों को खा जाने वाला। देखिए, बहुत सारी उपाधियाँ हो चुकी है। सर्वाधिक उपाधि वाला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। शासनकाल 380 से और 412। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बीच एक रामगुप्त जो कि एक कमज़ोर शासक था, इसने शकों के सामने अपने हथियार डाल दिए थे और इसका 5 वर्ष का शासन था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एक ग्रंथ है विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, उसमें इस रामगुप्त का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हम कुमारगुप्त प्रथम की। इसके पास महेंद्रादित्य या शक्रादित्य, ये या नहीं, महेंद्रादित्य और शक्रादित्य दो उपाधियाँ इसके पास थी। फिर स्कंदगुप्त, इसके पास क्रमादित्य, परम भागवत, हूण हरिण केसरी, हूणों का सफाया करने वाला, उन्मूलन करने वाला। ठीक है, देखिए, हूण हरिण केसरी स्कंदगुप्त के पास भी है। और वर्धन वंश के जो एक शासक है प्रभाकर वर्धन, जिनके पुत्र होंगे हर्षवर्धन, उन प्रभाकर वर्धन के पास भी हूण हरिण केसरी की उपाधि है। फिर शासक पुरुगुप्त। फिर इस प्रकार से ये सारे शासक हमने देख लिए। फिर बात करते हैं हम एक एक शासक के डिटेल्स से। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल 319 से लेकर 335 तक इसका शासनकाल रहा। ईस्वी वास्तविक संस्थापक है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह होगा। राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि पहले अयोध्या थी, पाटलिपुत्र स्थानांतरित करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। फिर सोने के सिक्के, देखिए इसी के शासनकाल के जो सोने के सिक्के हैं वो हमें प्रथम बार प्राप्त हुए। फिर इसने अपने शासनकाल की शुरुआत के दौरान, जब इसका शासनकाल की शुरुआत हुई तो इसने गुप्त संवत ये 319 ईस्वी में शुरू किया। ठीक है, 3 संवत हो चुके हैं। कौन कौन से? विक्रम संवत, दूसरा शक संवत और तीसरा गुप्त संवत। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त आता है अगला शासक। 335 से 375 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। प्रयाग प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। कविराज की उपाधि इसके पास है। धरणीबंध, पृथ्वी को एकता के सूत्र में बांधने, इसका धरणीबंध का अर्थ होता है। धरणी यानी पृथ्वी, बंध यानी बांधना। इसने धरणीबंध नामक प्रतिज्ञा ली कि मैं पृथ्वी को एकता के सूत्र में बांध दूंगा। और इस प्रकार इसने उत्तर दक्षिण पूर्व भारत के सभी चारों दिशाओं में अलग अलग प्रकार की नीतियाँ अपनाई युद्ध के लिए। तो वो निम्न प्रकार है।
देखिए उत्तर में प्रस्फोदरण यानी जड़ से उखाड़ फेंकना, 12 राजाओं के साथ युद्ध किया और सभी में विजय प्राप्त की उत्तर में। फिर दक्षिण में ग्रह मोक्षानुग्रह, देखिए 12 राजाओं के साथ युद्ध किया और ग्रह मोक्षानुग्रह मतलब पहले तो इसने युद्ध किया और उनको जीता, फिर उसके बाद में उन राजाओं से कर या उपहार लेकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया, तो ये गृह मोक्षानुग्रह की नीति कहलाई। फिर बाद में युद्ध नीति जो पूर्व या उत्तर है उनमें 3 नीतियां अपनाई। कौन कौन सी? सर्व करदानम, सारा करदान देकर, जो पूर्व या उत्तर पूर्व के राजा हैं उन्होंने सारा करदान देकर कि हम सब सारा जो भी कर बनता है आपका, हम आपको सारा कर देने के लिए तैयार हैं, कृपया कर आक्रमण ना करें और युद्ध से हमें क्षमा करें, ठीक है। तो फिर दूसरा आज्ञाकरणम, इनकी आज्ञा से शासन करते थे। जो शासन पत्र है वो ये प्राप्त करते थे पूर्व के राजा, किससे? समुद्रगुप्त से, और उनके आज्ञा पत्र के अनुसार राज्य का शासन चलाते थे। फिर प्रणाम आगमनम, जो राजा के दरबार है उसमें प्रणाम करने के लिए राजा आकर अपने इनकी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। इस प्रकार की ये जो 3 नीतियाँ हैं वो पूर्व या उत्तर पूर्व के शासकों ने समुद्रगुप्त के साथ निभाई, ठीक है। फिर पश्चिम की बात करते हैं। पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में आत्मनिवेदन, कन्याोपायन और स्वयं विषया याचना भुक्ति, इस प्रकार की 3 नीतियाँ अपनाई। आत्मनिवेदन, खुद ने ही जो पश्चिमी शासक है उन्होंने आत्मनिवेदन करके, आत्मसमर्पण करके और अपना सारा राज्य समुद्रगुप्त के अधीन कर दिया। फिर कन्याोपायन, जो पश्चिम के शासक थे वो अपनी कन्या का विवाह गुप्त शासकों के साथ कर देते थे और वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को बचा लेते थे। और तीसरा स्वयं विषय याचना भुक्ति, यानी कि अपने प्रांत में समुद्रगुप्त के आदेशों के पत्र प्राप्त करके उसके अनुसार शासन को चलाना, ये स्वयं विषय याचना भुक्ति प्रकार की नीति कहलाई, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 नीतियाँ पश्चिम में थी और उत्तर में 1 थी, और पूर्व या उत्तर पूर्व में 3 नीतियाँ थी और दक्षिण में 1 नीति थी। इस प्रकार से अलग अलग दिशा में जो युद्धों के प्रकारों का वर्णन है वो ये इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए इसने धरणीबंध नामक प्रतिज्ञा की। धरणीबंध क्या होता है बता चुके। तो इसी कारण विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। पृथ्वी को एकता के सूत्र में बांधना इनकी प्रतिज्ञा थी। इसी कारण विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एरन अभिलेख की, समुद्रगुप्त के बारे में। एरन अभिलेख क्या कहता है कि रुष्ट हो जाए तो समुद्रगुप्त यमराज के समान और प्रसन्न हो जाए तो कुबेर के समान इसका व्यवहार रहता था, ठीक है। फिर इसने 6 प्रकार के सिक्के, गरुड़, धनुर्धारी, परशु, देखिए गरुड़, धनुर्धारी, परशु, व्याघ्र, अश्वमेघ और वीणा वादन, इस प्रकार के ये 6 सिक्के चलाए। समुद्र को खुद एक वीणा वादक, माफ कीजिएगा, वीणा वादन प्रकार के सिक्कों में कविराज नाम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। फिर सिक्कों पर लिच्छवी दोहित्र नाम से ये अंकित मिलता है, लिच्छवी दोहित्र सिक्कों पर, ठीक है। फिर एक कमजोर शासक जो कि अपनी पत्नी को शकों को दान में दे देता है और उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। इस शासक ने तांबे का सिक्का जारी करवाया। 375 ईस्वी से 380 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। फिर अगला चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, 380 से लेकर 412 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। राजधानी देखिए पाटलिपुत्र, फिर आई उज्जैन, ठीक है। प्रारंभ में राजधानी कहाँ थी? अयोध्या से पाटलिपुत्र, फिर आ रही है उज्जैन, ठीक है। फिर शकों का पूर्णतः उन्मूलन चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दिया और अपनी भाभी यानी कि रामगुप्त की पत्नी को छुड़ाकर उससे विवाह किया, ठीक है। फिर ये शकों का अंत वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की सहायता से किया और क्या कहलाए? शाकाहारी, शकों को खाया जाने वाला, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में फायान आया, 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा, ठीक है। और इसने फोको की ग्रंथ की रचना की जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं मिलता है।
चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख मेहरौली नामक अभिलेख में मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसकी राज्यसभा में नवरत्न मंडली उपस्थित थी, इस नवरत्न मंडली के सदस्य 9 सदस्य थे। वो ऐसे, पहला धन्वंतरी, दूसरा कालिदास, तीसरा शपणिक, चौथा बेताल भट्ट, पांचवा अमर सिंह, छठा वररुचि, सातवां घटकरपर, आठवां शंकु और नौवां वराहमिहिर। ठीक है, इस प्रकार से नवरत्न मंडली थी। एकमात्र मतलब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अकबर के अलावा, देखिए अकबर के पास भी नवरत्न थे, अकबर के अलावा ऐसा कौन सा शासक है जिसके राज्यसभा में उसके पास नवरत्न की मंडली थी, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए नवरत्न की मंडली में ये आर्यभट्ट है, वो रत्नों में शामिल नहीं थे। आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही थे, लेकिन ये रत्नों में शामिल नहीं थे। इतने इम्पोर्टेंट आदमी और रत्नों में शामिल नहीं थे, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर आता है कुमारगुप्त, 412 से लेकर 455 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। सिक्कों पर मयूर का अंकन करवाया, किसके स्थान पर? गरुड़, जो कि राज्य चिन्ह था गुप्तों का गरुड़, उसके स्थान पर मयूर का अंकन हो रहा है। एकमात्र शासक जिसने मयूर का अंकन सिक्कों पर करवाया। अब देखिए गुप्त शासकों की जो वंशावली है उसके बारे में कहाँ से पता चलता है? वो पता चलता है बिलसेड अभिलेख से। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख इसी के शासनकाल के हमें प्राप्त होते हैं। तुमैन अभिलेख में शरदकालीन सूर्य की भांति शांत इसको कुमारगुप्त को बताया गया है। ठीक है, फिर इसके जो अभिलेख है वो बंगाल से भी प्राप्त हुए हैं। कितने? 3 अभिलेख। इसने कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, जो कि धर्मगंज के नाम से जाना जाता है, इसके 3 भाग थे। पहला क्या था? पहला रत्नरंजक, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा रत्न सागर। इस प्रकार से 3 भाग थे पुस्तकालय धर्मगंज के। ठीक है, अगला शासक था स्कंदगुप्त, जिसका शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी था। इसने सुदर्शन झील का द्वितीय जीर्णोद्धार करवाया। देखिए निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने पुष्यगुप्त, जो कि उसका राज्यपाल था, उससे कहकर इसका निर्माण सौराष्ट्र के किसानों की सिंचाई के लिए करवाया। इसका प्रथम जीर्णोद्धार वो करवाएगा कौन? रुद्रदामन, जो कि शक वंश का शासक था, वो प्रथम जीर्णोद्धार करवाएगा। और द्वितीय जीर्णोद्धार हो रहा है स्कंदगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य का शासक है। इसने हूणों के आक्रमण को किया और निष्फल करके ये हूण हरिण केसरी कहलाया। ठीक है, इसका वर्णन भीतरी अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। अब देखिए राजधानी इसने अयोध्या को स्थानांतरित कर दी। देखिए प्रारंभ में राजधानी अयोध्या थी, फिर पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाया, फिर पाटलिपुत्र से राजधानी गई उज्जैन। ठीक है, कौन लेके गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उज्जैन से राजधानी वापस से अयोध्या स्थानांतरित हो रही है। कौन ला रहा है? स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ये सक्रोपम कहलाया। कौन से अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है? कोहम स्तंभ लेख में। फिर शासक पुरुगुप्त आता है और अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त आता है। ठीक है, इस प्रकार से ये गुप्त शासक हो चुके हैं। अब गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं हम। जो गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था है उसमें राज्य व केंद्र में, देखिए जो पद होते थे उनको राज्य व केंद्र में अलग अलग नामों से संबोधित करते थे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर राजस्थानिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थानिया शब्द का प्रयोग पश्चिमी शासक जैसे कि राजस्थान और गुजरात है उनके लिए इनका राजस्थानिया शब्द का प्रयोग गुप्त काल में ही प्रथम बार हो चुका था। ये जेम्स टोड वगैरह तो बाद में आए थे। और गुप्तों का राज्य चिन्ह कौन सा था? गरुड़। इसीलिए गरुड़ का अंकन सिक्कों पर सर्वाधिक मिलता था। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। फिर गुप्त काल में पदाधिकारी बलाधिकृत, ये जो प्रमुख सेनापति है वो दंडनायक, मुख्य न्यायाधीश, दंड देने वाला। ठीक है, कुमारामत्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और महासंधि विग्रह संधियां, देखिए पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संधियां करने वाला संधि करेगा तो विदेश मंत्री हो जाएगा। और
शांति मंत्री भी यही होगा, ठीक है, शांति का मंत्री। अब देखिए ये जो 3 है, 2, 3, 4, इन पदों को समुद्रगुप्त ने हरिसेन नामक इंसान को, व्यक्ति को सौंप रखा था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने इस पद को वीरसेन, जो कि हरिसेन का पुत्र था, उसे सौंपा। फिर बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। देखिए, प्रांतीय प्रशासन में ग्राम सभा होती थी, जो कि ग्राम और तहसील को मिलाकर की जाती थी। इसे मध्य भारत में इसे पंचमंडली के नाम से जाना जाता था। राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करें तो राजस्व व्यवस्था कृषि व पशुपालन पर आधारित थी, ठीक है, और लंबी दूरी के जो व्यापार है वो समाप्त कर दिए गए थे। फिर जो समस्त भूमि है उसका स्वामी राजा होता था। अब राजा होगा तो कर होंगे। कर किस किस प्रकार के थे? भाग, 1/, उपज का 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग। और भोग, राजा को स्वयं की इच्छा से प्रदान किया जाने वाला कर। उपरिक, किसान द्वारा दिया जाने वाला कर उपरिक कहलाता था। हिरण्य या हरिण्य, ये नगद के रूप में दिया जाने वाला कर हरिण्य कहलाता था, ठीक है। फिर भूमि के प्रकार होते थे। कुछ क्षेत्र जो कृषि योग्य भूमि है वो क्षेत्र कहलाता था। वास्तु मतलब घर में होगा वास्तु, यानी कि रहने योग्य, निवास के स्थान के योग्य भूमि वास्तु कहलाता थी। क्या थी? अप्रहयत मतलब बिना काम की भूमि, बिना बंजर भूमि और जंगली भूमि अप्रहयत कहलाती थी। खिल्य, इसको आप जानते हैं, खिल यानी कि जो बिना जोती हुई भूमि है वो खिल। और अधेवमात्रिक, जहाँ पर बिना वर्षा के खेती होती थी, यानी कि सिंचाई आधारित खेती होती थी, वो अधेवमात्रिक प्रकार की भूमि हो जाती थी। अब देखिए, राजस्व नगद और में, यानी कि अन्न के रूप में दिया जाता था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, जो गुप्तकालीन है, गुप्तकाल है, उसमें कुछ शब्द हैं वो किन किन के लिए यूज होते थे। देखिए, श्रेष्ठी साहूकार के लिए, ठीक है। सार्थवा व्यापारी को कहा जाता था। कुलिक शिल्पी या कारीगर को कुलिक कहा जाता था। और कायस्थ लेखक को कहा जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं हम सिक्के। गुप्त काल में जो सिक्के थे वो रुपयक या रूपक, ठीक है। रूपक, चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे या रुपयक कहलाते थे। सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं हम सिक्कों पर अंकन किन किन का मिलता था। देखिए, गरुड़ जो कि राज्य चिन्ह था। फिर मयूर का अंकन हुआ, ठीक है। देखिए, मयूर का अंकन मिला, कुमारगुप्त ने करवाया, ठीक है। फिर राजा वृषभ कार्तिकेय का अंकन भी हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हम गुप्तकालीन समाज में किस प्रकार की स्थिति थी। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और चंडाल वर्ण का जन्म हुआ, ठीक है। फिर स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं थी। सती प्रथा का उल्लेख हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, जो भानुगुप्त है उसका सैनिक गोपराज, उसकी पत्नी सर्वप्रथम सती के हमें साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गुप्तकालीन धर्म की। गुप्तकालीन धर्म विष्णु व शैव का विकास अत्यधिक हुआ, ठीक है। शैव यानी शिव, विष्णु यानी आप जानते ही हैं विष्णु भगवान। नेक्स्ट, एरण अभिलेख में विष्णु स्तुति से एरण अभिलेख आरंभ होता है। फिर जो गुप्त काल है उसमें संयुक्त पूजा शुरू हो गई। लक्ष्मी नारायण जैसे शिव पार्वती और अर्धनारीश्वर के रूप में शिव पार्वती की पूजा हुई। और त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होना शुरू हो गई थी। चतुर्मुखी व षडमुखी शिव की पूजा इसमें गुप्त काल में आरंभ हो चुकी थी। गुप्त काल में द्वितीय जैन सभा होगी वल्लभी नगर में 513 से 526 ईस्वी के मध्य, ठीक है। फिर कला साहित्य, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम मंदिर निर्माण की कला का जन्म हो चुका था। प्रमुख शैलियाँ मंदिर निर्माण की कौन कौन सी थी? नागर शैली जिसमें विशाल शिखर होते थे। दूसरा द्रविड़ शैली जिसमें विशाल गोपुरम अर्थात विशाल प्रवेश द्वार होते थे।
तीसरी बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण बेसर शैली प्रकार की शैली होती थी। और एकायतन, जिस मंदिर में एक मूर्ति हो वो एकायतन शैली के मंदिर, और जिसमें 5 मूर्तियाँ हो पंचायतन शैली के मंदिर होते थे। इसका एग्जाम्पल पंचायतन शैली का जो प्रमुख उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है, दशावतार कहाँ है? झांसी, यूपी में। सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग इसी मंदिर में हुआ। 12 मीटर ऊंचा शिखर इस मंदिर का है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं हम अजंता एलोरा, कला साहित्य की बात हो रही है तो कला में आता है ये। अजंता एलोरा गुफा अनिष्ठा गांव, महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिला, इसमें स्थित है। 16 व 17 नंबर की, कहीं कहीं पर 19 भी मिलता है। ये गुप्तकालीन गुफाएं, टोटल गुफाएं 29 है और इसकी खोज सर अलेक्जेंडर ने की थी। ठीक है, निर्माण वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन, ठीक है, वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने आदेश देकर अपने सामंत व्याघ्रदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया। फिर वाघ गुफाएं भी अपने चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये जो गुफाएं हैं वो कौन सी आकृति की हैं? घोड़े के नाल समान की, और 1983 में इसे विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया। फिर बात करते हैं हम साहित्य की। कालिदास प्रमुख रचनाकार, कवि, इन्होंने 3 नाटक मालविका अग्निमित्रम, विक्रम मौर्य वंशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार के से 3 नाटक लिखे। फिर 2 महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम, ये 2 नाटक लिखे, और 2 खंडकाव्य ऋतुशृंगार और मेघदूत। इस प्रकार से कालिदास की ये रचनाएं हैं नाटक, महाकाव्य और खंडकाव्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा, इसके 4 भाग हैं। अब देखिए पहले आर्यभट्ट कहाँ के निवासी? कुसुमपुर, पाटलिपुत्र। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा, 4 भाग, गणितपाद, काल क्रियापाद, गोलपाद, 10 कथिकापाद। गणितपाद में पाई का मान बताया, पाई जिसे हम 3.14 के रूप में यूज लेते हैं, और 10 कथिकापाद में जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनके बारे में बताया, दिन रात का बनना बताया। इस प्रकार से ये 4 भाग आर्यभट्टियम के हैं। फिर वराहमिहिर, जो कि देखिए कालिदास नवरत्न में शामिल, वराहमिहिर नवरत्न में शामिल। वराहमिहिर की रचनाएं पंच सिद्धांतिका, ठीक है, पंच सिद्धांतिका, वृहत जातक, लघु जातक, वृहत संहिता। इस प्रकार से रचनाएं हो गई ये 4। वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी में ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को बांध कर रखती है। गुरुत्वाकर्षण शब्द का प्रयोग किया नहीं। फिर बाद में ब्रह्मगुप्त आया, जिसने अपनी ब्रह्म सिद्धांतिका में गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। ठीक है, फिर अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, ये भी नवरत्न में शामिल था। ठीक है, और वात्स्यायन कामसूत्र की रचना की, शूद्रक मृच्छकटिकम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। और फिर विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र की रचनाकार है। ये पंचतंत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा गुप्त काल समाप्त होता है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी हम एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। देखिए, गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। केपी जायसवाल ने इन्हें शूद्र कहा, रोमिला थापर ने इन्हें वैश्य कहा, हेमचंद्र राय चौधरी ने इन्हें ब्राह्मण कहा, मजूमदार एंड ओझा ने इन्हें क्षत्रिय कहा। इस प्रकार से ये मत है इनकी उत्पत्ति के संबंध में। देखिए, प्रोफेसर राय चौधरी ने दक्षिणापथ, जो दक्षिण में विजय प्राप्त की, जो ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, उसे धर्म विजय कहा। देखिए, धर्म विजय क्यों कहा? क्योंकि राज्य को जीता और वापस उन्हें सौंप दिया, कर लेकर, उपहार लेकर, तो इसे धर्म विजय का नाम दे दिया। किसने कहा? प्रोफेसर राय चौधरी ने। फिर बात करते हैं हम, देखिए, राजस्थान बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। राजस्थान के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर अपृथ्वीरथ की उपाधि हमें समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय को प्राप्त होती है, अपृथ्वीरथ की उपाधि। फिर भानुगुप्त के बारे में हम बात कर चुके हैं। एरण अभिलेख से सैनिक गोपराज की पत्नी को सती होने के प्रमाण या साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। मंदिर शैली बेसर को खच्चर या चच्चर
या चालुक्य शैली भी कहते हैं। इस प्रकार की बात हम कर चुके हैं, क्योंकि जो बेसर शैली है वो द्रविड़ और नागर दोनों शैली को मिश्रण होता है। ठीक है। फिर एक बात, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित ईंटों का बना हुआ है, और भीतरी गांव कानपुर का मंदिर भी ईंटों का बना हुआ है। देखिए, बोधायन 600 ईसा पूर्व शुल्ब सूत्र में 3 पॉइंट पाई का जो मान है वो 3.0000 मान बताया, लेकिन पाई का जो वास्तविक नाम है, पाई का वास्तविक प्रयोग सर्वप्रथम 3.14 के रूप में आर्यभट्ट ने किया अपनी गणित पाद, जो कि आर्यभट्टियम का भाग है। ठीक है। ये वही शुल्ब सूत्र है जिसका विवरण हमने उत्तर वैदिक काल में, जिसमें वैदिक गणित और ज्यामिति का विवरण मिलता है, ये वही शुल्ब सूत्र है। ठीक है। फिर हम देखते हैं, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम 10 गति का पाद में, देखिए हमने देख लिया, ये 10 गति का पाद में पृथ्वी गोल, सूर्य के चारों ओर घूर्णन, दिन रात का बनना और ग्रहण के बारे में बताया, और ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी 10 गति का पाद में ही आर्यभट्ट ने बताया। फिर इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त का वर्णन करता है। हरिसेन द्वारा चंपू काव्य की रचना की गई। चंपू काव्य की रचना किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा की गई। ठीक है। फिर वस्त्र का व्यापार प्रचलन में हुआ, ये कौन कौन से क्षेत्र में? गुजरात, बंगाल, दक्कन व तमिल। ठीक है। इन भागों में वस्त्र का व्यापार का प्रचलन हुआ। अब देखिए, श्रीलंका का एक शासक है राजा मेघवर्मन। इन्होंने समुद्रगुप्त से बोध गया में मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा शासक है श्रीलंका का जिसने बोध गया में मंदिर बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त से मांगी? कौन? राजा मेघवर्मन। या इस प्रकार से पूछ सकते हैं, राजा मेघवर्मन ने कौन से गुप्त शासक से बोध गया में मंदिर बनाने की अनुमति मांगी? तो समुद्रगुप्त। ठीक है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बाल विवाह गुप्त काल से प्रारंभ हो चुका था। यूरोपियन भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। इस प्रकार से ये हमारा गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य पूर्ण होता है। इसको एक फटाफट एक नज़र में हम देख लेते हैं। देखिए, ये शासक क्रम है और ये उनकी उपाधियां हैं। इस प्रकार से ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, इसने गुप्त संवत 319 ईस्वी में शुरू किया। ठीक है। राजधानी अपनी पाटलिपुत्र बनाई। अयोध्या प्रारंभ की राजधानी थी गुप्तों की। फिर बात करते हैं समुद्रगुप्त की। कविराज की उपाधि थी, धरणी बंधु नाम की प्रतिज्ञा की, और विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारतीय नेपोलियन कहा, और अलग अलग दिशाओं में भारत की अलग अलग प्रकार की नीतियाँ अपनाई। प्रस्पोधरण उत्तर में और दक्षिण में ग्रह मोक्षानुग्रह, पूर्व में या उत्तर पूर्व में सर्वकरदानम, आज्ञाकरणम और प्रणाम आगमनम। ठीक है। और पश्चिम में आत्मनिवेदन, कन्यापायन और स्व विषयार्चना भुक्ति। इस प्रकार की नीतियाँ ये अलग अलग दिशाओं में समुद्रगुप्त ने अपनाई और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। फिर एरन अभिलेख में ये इस प्रकार का वर्णन मिलता है। 6 प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए: गरुड़, धनुर्धारी, परशु, व्याघ्र, अश्वमेघ और वीणावादन। सिक्कों पर लिखित दोहित्र अंकित मिलता है। रामगुप्त शासक हुआ, कमजोर शासक था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय शासक आता है, इसने राजधानी उज्जैन को बनाया। फिर बात आती है, शकों का पूर्णतः उन्मूलन किया, शकारी कहलाया। फायान आया, फोको की ग्रंथ लिखा इसने, और चंद्रगुप्त सीजे सेकंड का उल्लेख इसमें नहीं किया। मेरोली अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का विवरण मिलता है। फिर इसके जो राज्यसभा थी उसमें राज्यसभा में नवरत्न की मंडली मिलती है, ये इसके सदस्य हैं: धन्वंतरी, कालिदास, शपनिक, बेताल, भट्ट, अमर सिंह, वररुचि, घटकर पर, शंकु, वरामीर। इस प्रकार से विवरण नवरत्न मंडली के रूप में मिलता है। आर्यभट्ट भी इन्हीं के समय था, लेकिन ये रत्नों में शामिल नहीं थे। ठीक है। फिर बात करते हैं कुमार गुप्त की। सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया, प्रथम ऐसा शासक जिसने मयूर का अंकन करवाया। फिर गुप्त कालों की वंशावली बिलसेड अभिलेख से प्राप्त होती है। सर्वाधिक अभिलेख इसी के मिले। तुमैन अभिलेख में इसे सर्दकालीन सूर्य की भांति शांत कहा गया है। इसके 3 अभिलेख बंगाल से प्राप्त, एकमात्र शासक जिसके बंगाल से अभिलेख प्राप्त हुए। फिर बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड इसे कहा जाता है। इसके 3 भाग, पुस्तकालय धर्मगंज के, रत्नंजक, रत्नोदधि, रत्नसागर। ठीक है। फिर बात करते हैं स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त
हूणों का आक्रमण कर निष्फल किया। हूण हरिण केसरी कहलाया। ठीक है, भीतरी अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। राजधानी अयोध्या को स्थानांतरित की। सक्रोपम को हम स्तंभ लेख में इसे सक्रोपम कहा गया। फिर इस प्रकार से शासकों का अंत होता है। फिर हमने गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था देखी, जिसमें राज्य व केंद्र में अलग अलग पदों से नाम से पदाधिकारी को बुलाया गया, उपाधि दी गई। फिर राजस्थानीय शब्द का प्रयोग देखा प्रथम बार। गुप्तों का राज्य चिन्ह गरुड़। पदाधिकारी बलाधिकृत, महादंडनायक, कुमारामत्य, महासंतरी विग्रह, इस प्रकार से ये प्रमुख पदाधिकारी थे। और ये जो तीन पद हैं, इन तीनों पदों को समुद्रगुप्त ने हरिसेन को दिया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरिसेन के पुत्र वीरसेन को दिया। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर प्रांतीय प्रशासन, जिसमें ग्राम सभा हो रही है। तहसील और ग्राम के मध्य भारत में इसे पंचमंडली के नाम से जाना गया। राजस्व व्यवस्था, देखिए राजस्व व्यवस्था कृषि पशुपालन पर आधारित। व्यापार लंबी दूरी के समाप्त हो चुके थे। राजा के अधीन सारी भूमि थी। भाग, भोग, ऊपरी के हिरण्य के ये सारे कर थे। भाग 1/6 उपज का। भोग स्वयं की इच्छा से दिया जाने वाला राजा को भेंट, और ऊपरी किसान द्वारा दिया जाने वाला कर। हिरण्य नगद या मय के रूप में दी जाने वाली राशि। ठीक है, भूमि के प्रकार थे ये निम्न। क्षेत्र, जो उपज योग्य भूमि है वो रहने योग्य भूमि है वास्तु। अप्रयत, बिना जोती हुई भूमि अप्रयत। खिल्य, ये बंजर भूमि हो गई अप्रयत या जंगली भूमि। और खिल्य, बिना जोती हुई भूमि। अधेव मात्रिक, ये बिना वर्षा के जहाँ पर खेती होती हो वो अधेव मात्रिक, यानी कि सिंचाई आधारित जो खेती होती हो वहाँ पर अधेव मात्रिक प्रकार की भूमि होती थी वो। राजस्व नगद और मे के अन्न के रूप में दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिक्कों के बारे में। चांदी के सिक्के रुपयक कहलाए या रूपक कहलाए। सोने के सिक्के दिनार कहलाए। सिक्कों पर अंकन गरुड़, मयूर, राजा वृषभ और कार्तिकी का अंकन मिलता है। गुप्तकालीन समाज में नए वर्ण का उद्भव हुआ, जन्मा। चांडाल वर्ण था और सती प्रथा के उल्लेख के कारण स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं थी। फिर गुप्तकालीन धर्म विष्णु व शैव का विकास हुआ। एरन अभिलेख विष्णु स्तुति से आरंभ होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। संयुक्त पूजा होना शुरू हो गई थी, जैसे लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती की अर्धनारीश्वर के रूप में और ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति के रूप में। चतुर्मुखी षडमुखी शिव की पूजा होना शुरू हो गई थी। द्वितीय जैन सभा वल्लभीनगर में आयोजित हुई थी। फिर कला साहित्य में मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। सर्वप्रथम मंदिर निर्माण। प्रमुख शैलियाँ निम्न प्रकार। नागर शैली, जिसके विशाल शिखर थे। द्रविड़ शैली, जिसमें गोपुरम यानी कि विशाल प्रवेश द्वार थे। बेसर शैली, नागर और द्रविड़ शैली की जो मिश्रित रूप है वो बेसर शैली। एकायतन शैली, जिसमें एक मूर्ति हो मंदिर में। पंचायतन, जिसमें 5 मूर्ति हो। पंचायतन का उदाहरण देवगढ़ दशावतार मंदिर, जो कि ये झांसी यूपी में स्थित है। सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया इसी में और 12 मीटर ऊंचा इसका शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अजंता एलोरा गुफा की। तो अनिष्टा गांव महाराष्ट्र औरंगाबाद जिला में स्थित है। 16 नंबर की गुफा गुप्तकालीन है, कहीं कहीं 19 को भी बता दिया जाता है। फिर टोटल 29 गुफाएं। खोज इसकी सर अलेक्जेंडर ने की। वाघ गुफाएं भी प्रसिद्ध चित्रांकन के लिए। ठीक है, इसका निर्माण वकाटक नरेश पृथ्वीसेन के आदेश पर पृथ्वीसेन के सामंत व्याघ्रदेव द्वारा इसका निर्माण हुआ। फिर इसकी जो आकृति है वो घोड़े की नाल के समान है। 1983 में इसे विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया। फिर साहित्य की बात करते हैं। साहित्य में 3 नाटक, मालविका, अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय वैष्णव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास द्वारा रचित। 2 महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये भी कालिदास द्वारा रचित। और 2 खंडकाव्य, ऋतुसंहार, मेघदूत, ये कालिदास की रचनाएं हो गई। फिर बात करते हैं हम आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम लिखा। 4 भाग थे ये कंप्लीट 4 भाग थे पूरे। गणितवाद 3.14, पाई का मान बताया। 10 कृतिकावाद में ग्रह नक्षत्र से रिलेटेड बातें हुई। आर्यभट्ट कुसुम पूर्व पाटलिपुत्र के निवासी थे। ठीक है, वरामेर, पंच सिद्धांतिका, वृहत जातक, लघु जातक, वृहत संहिता, ये इसकी रचनाएं थी। गुरुत्वाकर्षण के बारे में प्रथम बार जिक्र किया। और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांतिका में सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण को बताया। ठीक है, अमर सिंह ने अमरकोश, वात्स्यायन ने कामसूत्र, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, जिसका शाब्दिक अर्थ मिट्टी की गाड़ी, और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, जो कि सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित है। इस प्रकार से, और ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, ये हमने देख ही लिए थे। इस प्रकार से हमारा गुप्त साम्राज्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।